नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के बाप के विधायक। बाप बोले तो आदिवासी जो पार्टी है, भारत आदिवासी पार्टी, उसके एकमात्र विधायक हैं। और न केवल उसके एकमात्र विधायक हैं बल्कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के इतर एकमात्र विधायक जीत के आए हैं, कमलेश डोडियार। ये रतलाम के सैलाना से विधायक हैं और आज हम इसके पास इसलिए आए हैं कि जब ये पहली बार भोपाल आए थे तो आपको पता है एक मित्र की मोटरसाइकिल मांग कर यहाँ तक आए थे। झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं, ये सबको पता है कि एक सामान्य परिवार के, एक मजदूर परिवार के बेटे हैं ये। लेकिन अब जब भोपाल आए हैं तो करीब 35-40 लाख की गाड़ी में आए हैं। इन्होंने गाड़ी खरीदी और इसे लेकर एक वर्ग लगातार बात उठा रहा है कि आखिर विधायक जी के पास मात्र दो महीने में इतना बड़ा वाहन कैसे आ गया। आइए हम सीधे कमलेश जी से पूछते हैं कि अचानक मोटरसाइकिल से कार तक कैसे पहुंचे, किन किन मुद्दों को आप उठा रहे हैं, राज्यसभा में आपका एटीट्यूड क्या रहेगा, क्योंकि किसकी ओर जाएंगे। और एक बात और है, जब ये पहली बार चुनकर भोपाल आए थे तो इन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की थी और कहा था कि मध्य प्रदेश के आदिवासियों के विकास के लिए उन्हें आप मंत्री बनाइए मध्य प्रदेश में। तो इन तमाम सारे मुद्दों पे हम बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है कमलेश भाई। कमलेश भाई, सबसे पहला सवाल जो इस समय पूरे मध्य प्रदेश में चर्चा का विषय बना है, पहली बार आप भोपाल आए थे तो आप एक मित्र की मोटरसाइकिल मांग कर लाए थे और सैलाना से भोपाल तक मोटरसाइकिल से आए थे। आज जब आप भोपाल आए हैं विधानसभा में तब आपके पास में 30-35 लाख की गाड़ी है। तमाम सारे लोग तमाम सारी बातें उठा रहे हैं। मैं सीधे आपसे ही पूछता हूँ कि अचानक मोटरसाइकिल से एक चमचमाती गाड़ी तक कैसा सफर, और मात्र 2 महीने हुए हैं विधायक बने। आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूछा है कि सचमुच में मैं गरीब था या ना था, ये तो पूरे भारत को पता चल गया। मेरा घर भी देख लिया है, लगभग दिखाया भी है दुनिया को। अब तक की मेरी जो ज़िंदगी थी वो मोटरसाइकिल पर चल रही थी और दूसरों के मोटरसाइकिल पर चल रही थी। गाड़ी मेरे पास भी सेकंड हैंड खरीदी थी मैंने, वो भी गाड़ी ख़राब हो गई थी। अब तक का ज़िंदगी बहुत अलग तरीके का था। अब विधायक बनने के बाद में अपने इलाके के लोगों के लिए काम करना पड़ता, और काम करने के दौरान हमको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती। जैसे एक ऑफिस टाइप चाहिए, लोगों की समस्या सुनने के लिए लोग आ सके अपने आवेदन लेकर के, एक स्थान होता है। दूसरा, हमें लोगों तक पहुँचना होता समय के साथ में। अब चूँकि मेरी विधानसभा ग्रामीण इलाका है, आदिवासी इलाका है, बहुत लंबा चौड़ा एक सिटी टाइप नहीं कि भोपाल के अंदर में एक पर्टिकुलर आपका एरिया और आपका फटाफट आप एक दिन में घूम लेते हो, लेकिन ऐसा नहीं। मेरा विधानसभा ग्रामीण ही, वहाँ पर मुझे समय का सदुपयोग करना पड़ता है। समय बहुत कम होता, बहुत लंबा चौड़ा फैला हुआ इलाका होता है, वहाँ पर 4 व्हीलर गाड़ी की सख्त ज़रूरत पड़ती। और दूसरा, अगर हम सत्ता के खिलाफ लड़ते हैं या फिर गलत लोगों के खिलाफ लड़ते हैं, अपराधियों के हम खिलाफ लड़ते हैं और जो अवैध काम करते हैं उन लोगों के खिलाफ लड़ते हैं, तो निश्चित तौर पर सबके लिए एक खतरा बना हुआ है। तो कभी भी हमला हो सकता है, कभी भी जान जा सकती है। लोग क्या मारने मोरने पर तुल जाते हैं अगर उनका अवैध व्यापार बाधित होता है तो मेरे को 2 चीज़ की ज़रूरत पड़ी। एक तो समय का प्रबंधन एक नंबर पर, दूसरे नंबर पर मैंने अपनी सुरक्षा के लिए मैंने सोचा, फिर मैंने गाड़ी के इंतजाम किए थे। आपने पूछा कि गाड़ी कैसे आ गई, तो मैं बताऊंगा जो भी मैंने ट्रांजेक्शन्स किए, डाउन पेमेंट दिया 6,11,000 का, ये मैंने मेरे बैंक के अकाउंट से ही पैसा कट करके और कंपनी के पास में गया जिनने मुझे गाड़ी फाइनेंस किया है, टोयोटा। और बाकी लोन लिया आपने? हाँ, बाकी 24,69,000 का लोन लिया मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, वही वाली ब्रांच जहाँ से हमारा वेतन मिलता है विधायकों का। जी जी जी। दूसरा एक सवाल और है, आपने गाड़ी के बारे में बता दिया, बहुत अच्छी बात है और ये हमने सुन भी लिया था, लेकिन मैं ये अपने दर्शकों को और उन तमाम लोगों को सुनाना चाहता था जो इस मुद्दे को लगातार उठा रहे थे। राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं, राज्यसभा चुनाव में आपका और आपकी पार्टी का क्या रुख रहेगा? सत्तारूढ़ दल के साथ जाएंगे, इस तरह की खबरें इस समय तमाम सारे अखबारों में मैंने पढ़ी है कि डोडियार का बोर्ड सत्तारूढ़ विधायक को मिलेगा। हालांकि वो बोर्ड का बहुत ज़्यादा महत्व इसलिए नहीं कि ये तय है लगभग 4 सीटें बीजेपी को मिलेंगी और 1 कांग्रेस को, फिर भी आपका रुख क्या रहेगा? देखिए, मैंने पूरी दुनिया को मीडिया के समक्ष ओपनली मैंने कहा था कि अगर सरकार जो है वो बीजेपी अगर मुझे मंत्री बनाती है तो मिल करके और काम करना चाहता हूँ मेरे इलाके के लोगों के लिए। और भविष्य में अगर बीजेपी की मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मेरा जो पार्टी शीर्ष नेतृत्व में उनसे बात करके अगर सहमति बनती है तो उसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मेरे मांगने के बाद भी मुझे मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी, यहाँ तक कि राज्य मंत्री तक नहीं बना। और मैं ग्रेजुएट हूँ, पढ़ा लिखा लड़का हूँ मैं, तो मेरे इलाके के लोग और मेरे समुदाय के लोग अच्छे खासे नाराज हैं। तो बीजेपी के साथ में जाना तो कहीं से कहीं तक सवाल ही नहीं बनता है।
अब ये जरूर है कि मुझे बीजेपी ने विपक्ष में रहना पसंद किया है, मैं सदन के अंदर भी विपक्ष की भूमिका निभाऊंगा। और कांग्रेस की काफ़ी सीनियर एमएलएज हैं, उमंग सिंगार जैसे लोग हैं और भी तमाम प्रकार के लोग हैं वहाँ पर, राम निवास जी रावत, उनसे हम लोग मिलते रहते हैं और बात भी करते हैं, सीखने का अवसर मिलता है। तो मैं विपक्ष की भूमिका अदा करने में हम लोग अभी भी कलेक्टिवली काम कर रहे हैं। तो राज्यसभा चुनाव में हम बीजेपी के साथ में जाएं, इसकी तो कोई कहने के सवाल ही नहीं बनता। आपका प्रश्न यदि वोटिंग की नौबत आई तो आपका वोट बीजेपी के जो खिलाफ होगा उसको जाएगा। हाँ, ये सच है कि अगर मैं भी कांग्रेस पार्टी को अपना जो भारत आदिवासी पार्टी में सामाजिक काम करते हैं उनमें से किसी का नाम सुझाऊंगा कि आप लोग जो है, हम लोग इसे पसंद करते हैं और आप लोग जो है राज्यसभा में हमारी मदद करो, तो नाम हो सकता है मैं प्रपोज करूं और कांग्रेस के लोग वहां पर सहमति बना करके हम लोग जो हमारी पार्टी के लोग या हमारे समाज के लोग, मैं किसी नाम को सुझाऊंगा तो कांग्रेस वहां पर सपोर्ट करके हो सकता कि मेरी पसंद के आदमी को राज्यसभा पहुंचा सकती है। दूसरा एक बड़ा महत्वपूर्ण है कि आप आदिवासी बेल्ट से आते हैं, आप खुद भी आदिवासी हैं, आप एक सामान्य परिवार के हैं। प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा चुनाव की जो तैयारी शुरू की है मध्य प्रदेश में, वो झाबुआ से की है। हम और आप सब जानते हैं कि झाबुआ एक आदिवासी क्षेत्र है। क्या लगता है प्रधानमंत्री जी अचानक झाबुआ पहुंचे हैं और आदिवासी बेल्ट से उन्होंने मध्य प्रदेश में आगाज किया है लोकसभा चुनाव का, इसे आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, दो डर है वहाँ बीजेपी की, इसलिए कल जो कार्यक्रम था वो मोदी जी का झाबुआ में हुआ है और झाबुआ हमारा लोकसभा इलाका आता है और मैं भी उसी पश्चिम मध्य प्रदेश की पट्टी से आता हूँ। मेरे ख्याल से परसों के दिन लोकसभा खत्म हुआ है, जो 5 साल वाला पूरा सारी क्लासेस खत्म हुई, मतलब सारी उसकी हाँ सत्र जैसे ही खत्म हुआ और अचानक से उसी दिन जस्ट आउट करके और वहाँ झाबुआ में आ गए। तो दो टाइप का डर है, एक भील प्रदेश का हम लोग आंदोलन चला रहे हैं, हमारे पूर्वज भी चलाते आए हैं और मैं जीत करके विधानसभा के अंदर मैं भील प्रदेश की मांग कर रहा हूं। और कोई व्यक्ति अगर झाबुआ रतलाम लोकसभा से सीट से जीतकर वहां जाएगा दिल्ली लोकसभा में, भील प्रदेश की मांग करे, तो मोदी जी जब आए हैं, प्रधानमंत्री जी झाबुआ में, एक तो भील प्रदेश की आवाज़ को दबाने के लिए आए ऐसा मुझे लग रहा है, और दूसरा जो है वो उन्हें डर है कि बीजेपी यहाँ से हारेगी तो फिर हमारे ये कचरे होंगे हमारी पार्टी की। और मेरा सोचते होंगे कि कमलेश्वर 8 विधानसभा सीटें पड़ती, रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर में, मैं अकेला जीत करके और यहाँ भोपाल चला आया हूँ। तो अब हम लोग कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लोकसभा में हम एक आदमी को जीता करके दिल्ली पहुँचाना चाहते हैं। तो वो आदिवासियों की आवाज़ जो है, एक इंडिपेंडेंट वॉइस जो होती है, डिसेंट वॉइस, उसको रोकने के लिए कल कार्यक्रम किया मोदी जी ने। नहीं तो आपकी पार्टी की ओर से वहाँ कैंडिडेट उतरेगा, ये पक्का है। लोकसभा चुनाव में बाप पार्टी यानी कि भारत आदिवासी पार्टी की क्या तैयारी है? मध्य प्रदेश में कितनी सीटों पे आप अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, 3 सीटों पर पूरी दमदारी के साथ में लड़ेंगे और 3 और सीटें बचती हैं, एक जबल अपना बैतूल और एक ये वाले हाँ नहीं, छिंदवाड़ा तो जनरल में आता है, कमलनाथ जी के बेटे नकुलनाथ है वहाँ पर। एक तो ये है मेरे ख्याल से मंडला है और एक और सीटें डिंडोरी ऐसा कुछ है वो सारा मिला करके, तो 2 सीटें उधर पड़ती है। हाँ, शहडोल 2 सीटें उधर पड़ती, एक बैतूल और 3 हमारी वाली, रतलाम 1, धार 2 और खरगोन। आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटें हैं, सब पर खड़ा होने का प्लान है, सब पर खड़ा होने का प्लान है। और कल यहाँ पर भोपाल में भी एक मीटिंग हुई है, हमारे पार्टी के वरिष्ठ लोग यहाँ पहुंचे थे, मैं नहीं पहुंच पाया था। राजकुमार जी रोहत है, सीनियर एमएलए हैं राजस्थान के, वो भी यहाँ आए हैं, दलित लोगों के साथ मिलकर के कल मीटिंग की है। 4 लोकसभा की सीटें एससी के लिए रिजर्व है मध्य प्रदेश में, तो 6 आदिवासी को और 4 एससी शेड्यूल ट्राइब की, शेड्यूल कास्ट की हैं। 10 सीटों पर भारत आदिवासी पार्टी चुनाव लड़ेगी। आपने चलिए लोकसभा का बताया, एक बड़ा मुद्दा आपने उठाया है, सैलाना विधानसभा क्षेत्र में पिछले विधानसभा चुनाव से पहले अचानक वहां पर नल जल योजना के बड़े ठेके दिए गए। मैंने देखा वो एक पत्र आपने लिखा था, उसका जो जवाब आया है, करीब 2000 करोड़ के ठेके दिए गए। क्या लगता है आपको, आपने ये जो पत्राचार किया है, आपने इस मुद्दे को उठाया, आपको कोई भ्रष्टाचार की बू आई या अचानक आपने इस मुद्दे को उठाया कि जो नल जल योजना के ठेके, और हैदराबाद की कंपनियां वहां काम कर रही हैं? देखिए, मैं शॉर्टकट में इसको थोड़ा सा विस्तार में ले जाऊंगा कम समय में। मेरी विधानसभा के अंदर में 66 उसको योजना कहते हैं ग्रामवार, तो 66 ग्राम में से आप ये मान के चलो सिर्फ 15 गांव के लगभग ऐसे गांव हैं जहां पर इन लोगों ने जल स्रोत पैदा करने के लिए वहां पर या तो ट्यूबवेल का खनन किया या फिर कहीं और से कुछ व्यवस्था करी कुएं के माध्यम से, राइट। और फिर इन लोगों ने क्या किया, वहां पर जैसे मान लो कि 100 घरों तक आपको नल का कनेक्शन करना था, तो 100 में से करीब 20 या 30 लोगों
30 घरों तक उन्होंने सिर्फ नल की कनेक्शन की व्यवस्था करी, और उसमें से भी जो पाइप डाले हैं नल वाले, जो है ना पाइप्स होते हैं छोटे मोटे सारे पाइप्स नल वाले, वो सारे बहुत घटिया किस्म के डाले हैं। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि इन्होंने 100 में से केवल 20% काम करने की कोशिश की, और वो जो 20% काम किया उसमें से भी करीब 30% ही इन लोगों ने घटिया किस्म की सामग्री डाली। तो जो ये कह रहे हैं कि हमने हर घर तक पानी पीने का पहुंचा दिया नल जल के माध्यम से, इसमें 90% घोटाला है, ये साफ सुथरा दिख रहा है। अगर मेरी बातों में शंका लग रही है तो जो है शासन सरकार जो है वो वेरीफाई करवा सकती है मौके पे जाकर के। मैं खुद ही इनके अधिकारियों को लेके जाऊंगा। आपने खुद निरीक्षण किया है पूरे इलाके का? हाँ, घर घर जाकर के। आप देखिए, आपके यहाँ नल जल योजना का 2000 करोड़ के काम दिए गए हैं। आप बता रहे हैं कि 90% घोटाला हुआ है, तो यही घोटाला कम से कम 1800 करोड़ का घोटाला है। हाँ, तो ये बिल्कुल फैक्ट है, इसमें कोई झुटला नहीं सकता है। अगर ये वेरिफिकेशन करेगा तो मैं इनको मेरे साथ में लेकर के चलूंगा, लोगों से 1 to 1 करवाऊंगा, बात करवाऊंगा, और कहाँ पर नल का इनने कनेक्शन दिया है पूरा वेरीफाई करवाऊंगा। 90% से ज़्यादा घोटाला मिलेगा। नहीं तो कमलेश जी, यदि मान लीजिए आपने खुद देखा है, मीडिया के लोग या सामाजिक संस्था एनजीओ यदि कोई जाकर इस चीज़ की तहकीकात करना चाहे, या आप एजी को भी लिख सकते हैं, एजी यानी कि जो ऑडिट करता है उसको भी आप लिख सकते हैं पत्र कि उनकी टीम आए देखे, तो ये तो आप बहुत बड़ा घोटाला बता रहे हैं। मतलब आपने आते ही सबसे बड़ा घोटाला पकड़ लिया देखते हैं तो। देखिए, मैं लिखने में कम विश्वास करता हूं, और मैं लोगों की आवाज़ जो है जिम्मेदार लोग उनको सुनवाने में विश्वास करता हूं। तो चिट्ठी भी लिखेंगे और उनके दफ्तर का घेराव भी करेंगे। मैं आंदोलन करके ही विधायक बना हूं, क्योंकि लिखने से सुनवाई ठीक से। विधानसभा में भी उठाएंगे उस मुद्दे को? बिल्कुल, हम हर हाल उठाऊंगा, जैसे ही मेरे को मौका मिलेगा मैं इस चीज़ को उठाऊंगा। अगर उठाने का मुझे विधानसभा के अंदर में मौका नहीं मिलता, मैं आपको एक सत्य बता रहा हूँ आपके माध्यम से, मेरा माइक जान करके विधानसभा के अंदर बंद कर दिया जाता है। 3 दिन तक चली है ना ये सत्र, लेकिन मेरे को अभी भी बोलने का मौका नहीं दिया है। मैं बिल्कुल डरने वाला नहीं हूँ। मैं सदन के बाहर भी मैं आंदोलन तरीके से आवाज़ पहुंचा दूंगा। पूरे स्टेट की जनता के लोग, पूरे मध्य प्रदेश की जनता को भी बता दूंगा कि वहां पर यह गलत हो रहा, अवैध हो रहा। और जो शासन की सरकार के जो लोग हैं जिम्मेवार, विधानसभा के अध्यक्ष महोदय हैं, वो हैं, मंत्रीगण हुए हैं, या फिर मुख्यमंत्री, उन तक भी मैं अपनी आवाज़ आंदोलन के माध्यम से पहुंचा दूंगा। कमलेश जी, एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और वो ये है कि आदिवासी का बजट अन्य विभागों को ट्रांसफर हुआ है, और ये मुद्दा आप उठा भी रहे हैं लगातार। क्या है ये मामला? कौन सा बजट है जो अन्य विभागों को ट्रांसफर हो गया है, या आदिवासियों के का एक तरह से अहित होगा इससे? देखिए, एक तो आदिवासी का जो फंड होता है ना, बजट जो होता है, वो किसी दूसरे मद पर खर्च नहीं किया जा सकता। ये भारत का संविधान, और जो उस समय पॉलिसी बनी थी, जब टीएसपी की जब योजना शुरू हुई थी, तब जो अधिनियम और जो नियम बने थे, उसमें साफ साफ है कि आप लोग आदिवासियों के लिए ऊपर जो पैसा निकलता है वो आदिवासियों के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार या फिर अन्य आदिवासी विकास पर खर्च होना चाहिए, चाहे वो किसी भी टाइप का हो, अस्पताल का हो या शिक्षा का हो, राइट। तो इन्होंने क्या करा, हमको 3 तारीख को एक पत्र के माध्यम से ये पता चला कि महिला बाल विकास के अधिकारी उप सचिव ने ये कहा है कि हमको आदिवासी विकास विभाग का पैसा हम लेने के लिए खुद ही स्वीकृति देते हैं। तो मैंने ये कहा कि एक ऑफर और एक्सेप्टेंसी 2 चीज होती है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में। तो आपने पैसा लिया, महिला बाल विकास ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भुगतान करने के लिए वेतन का, तो आपको ऑफर किसने किया आदिवासी का पैसा? पहले ये बताइए, क्या आदिवासी विकास विभाग के जो मंत्री हैं, टीएडी ट्राइबल अफेयर्स की जो मिनिस्टर हैं, क्या उसने आपको ऑफर किया कि हमारा पैसा 207 करोड़ रुपया आप लीजिए? या फिर किसने आपको ये ऑफर किया? और एक्सेप्टेंसी किसने दी, स्वीकृति किसने दी आपको ये पैसा? का मंत्री का घर का पैसा तो है नहीं, या फिर जो सचिव जो है ना, नौकरशाही है, उसने उसका खुद का घर का पैसा तो है नहीं कि खुद ही फैसला ले लेगा। आदिवासियों का पैसा है, तो आदिवासी क्या समाज से इन्होंने स्वीकृति लिए पूछा है क्या? तो ये पूरी तरीके से कानून के खिलाफ है, अवैध है, और इसके अगेंस्ट में हम लोग सोच रहे हैं। मेरा मत है कि मैं और भी लोगों से, जो विपक्ष के लोग, कांग्रेस के लोग और सीनियर एडवोकेट्स, उनसे बात करके अदालत में इस चीज़ को लेकर के हम लोग जाने का सोच रहा हूँ मैं। ये आपको हाउस पे भरोसा नहीं है? आप विधायक हैं, ये सारे मुद्दे हाउस पे उठाए जाते हैं विधानसभा में, जब वहां आवाज दब जाती है तब आदमी कोर्ट जाने की बात करता है। तो ऐसा लगता है कि आप 3 दिन के हाउस में इतने हताश निराश हो गए कि लगता है आपकी हाउस में नहीं सुनी जा रही है, इसलिए आप हाईकोर्ट जाने के बारे में विचार कर रहे हैं। नियम और प्रक्रिया के तहत हाउस नहीं चल रहा है, और बहुत सारे नियमों का उल्लंघन है। नए विधायकों को बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। जो विधायक बहुत पिछड़े इलाके से आता है, उन लोगों को बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। मेरा तो माइक ही लगातार बंद रहता है। मैंने वहाँ के जो कर्मचारी लोग हैं, मैंने उनसे कहा है कि यार ये ऐसा क्यों है? बोले जो जब चाहेंगे अध्यक्ष जी तब माइक चालू करना। ये कोई बात होती है क्या? दूसरे लोग तो सारे बोल रहे हैं, 1-2 कोई सीनियर एमएलए 1-1 घंटे तक भाषण चलता साहब। ये क्या है? इसको सेटलमेंट कहते हैं, सेटिंग कहते हैं या नहीं कहते हैं? 1-1 घंटे तक कोई वो बोल रहा है, वहां पर मेंबर, माननीय सदस्य बोल रहा है, और हम जैसे लोगों को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। जो दलितों की आवाज उठाते हैं, आदिवासियों की आवाज उठाते हैं, उनको मौका नहीं दिया जा रहा है। दलित और आदिवासी कहा के इसी देश के तो लोग हैं। हम गरीब लोगों की आवाज बन करके और उनके माध्यम से हम जीत करके हमको मौका नहीं दिया जा रहा है।
चलिए, बहुत बहुत आपकी दिशा अब मेरे को बहुत क्लियर है। आपने तय कर लिया है कि आदिवासियों की लड़ाई लड़नी है। आपने तय कर लिया है कि यदि सरकार ने आपको मंत्री नहीं बनाया है तो आप सरकार के खिलाफ विपक्ष की भूमिका बड़ी ताकत से निभाएंगे। और सबसे बड़ी बात आपने तय कर ली है कि जो मुद्दे आपके हाथ में हैं, यदि हाउस में नहीं उठा पाए तो उन्हें हाईकोर्ट तक तो ले जाने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने कमलेश्वर डोडियार, आपने देखा कि आते ही अभी 2 महीने हुए हैं, उन्होंने तमाम सारी चीज़ों को, क्योंकि एक व्यक्ति का कंसेप्ट बड़ा क्लियर है, यदि उनने गाड़ी भी ली है तो उसके तमाम दस्तावेज उनके पास हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है, वो है सैलाना में लगभग 2000 करोड़ की जो नल जल योजनाएं चल रही हैं, उनका साफ कहना है कि 90% भ्रष्टाचार है। आप अंदाज लगाइए कि 2000 करोड़ में 90% भ्रष्टाचार का मतलब है 1800 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार। और ये मध्य प्रदेश में यदि वास्तव में इनकी बात सच है तो निश्चित तौर पर इस बार लोगों को विचार करना चाहिए और भ्रष्टाचार कौन कर रहा है इस पर भी विचार होना चाहिए। कमलेश जी ने तमाम सारी बातों को आज क्लियर कर दिया है कि वे लोकसभा चुनाव में लड़ेंगे, कांग्रेस बीजेपी दोनों से लड़ेंगे, लेकिन हाउस में वो चाहते हैं कि कांग्रेस और वो मिलकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे मुद्दों पर उनकी सरकार को घेराबंदी करते रहें। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।